वेलकम बैक एवरीवन टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस को। तो चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कंपोनेंट्स ऑफ अ बाइनरी मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी वर बीइंग सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन। ठीक है। आफ्टर सम टाइम सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स स्टॉप्ड and composition of vapor phase became same as that of liquid phase. Both the components started coming in the distillate. Explain why this happened. तो होता क्या है कि एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे ना जो हमारा मिक्सचर है वो किसकी तरह बिहेव करने लगता है, प्योर सब्सटेंस की तरह। और ये जो पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन वाला जो मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं हम एजियोट्रोप। ठीक है। एजियोट्रोप की डेफिनेशन ये होती थी कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। क्या? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। यूजुअली जब आप दो सब्सटेंस को मिक्स करते हो तो उनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं आता, ऑब्वियसली एक रेंज में आता है ना। पर अगर आप दो सब्सटेंसेस को एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन में मिक्स करो तो वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? एजियोट्रोप्स की तरह। और एजियोट्रोप्स का क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है, एक रेंज नहीं है, तो आप कंपोनेंट्स को, एजियोट्रोप के कंपोनेंट्स को डिस्टिलेशन वाले प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई ऑन एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl to 1 liter of water the boiling point of water increases while addition of 1 mole of methyl alcohol to 1 liter of water decreases its boiling point। तो होता क्या है, NaCl एक नॉन वोलेटाइल सल्यूट है और हमने पढ़ा हुआ है जब भी आप नॉन वोलेटाइल सल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट वाली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है ना। पर मिथाइल अल्कोहल क्या है? एक वोलेटाइल सल्यूट है ना। तो वोलेटाइल सल्यूट को ऐड करोगे तो टोटल वेपर प्रेशर ऑब्वियसली सोल्यूशन का बढ़ जाएगा, हाँ या ना। अब टोटल वेपर प्रेशर सोल्यूशन का बढ़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है। इसलिए NaCl को ऐड करने पर बॉइलिंग पॉइंट घटता, इंक्रीज होता है क्योंकि वो एक नॉन वोलेटाइल सल्यूट है। पर मिथाइल अल्कोहल को ऐड करने पर बॉइलिंग पॉइंट घटता है क्योंकि मिथाइल अल्कोहल कैसा है? वोलेटाइल है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द सॉल्युबिलिटी रूल लाइक डिसॉल्व्स लाइक इन टर्म्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दैट एग्जिस्ट इन सॉल्यूशंस। तो देखो ये हमें सीधा सीधा पता है। देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, अगर फॉर एग्जांपल पोलर चीज पोलर में डिसॉल्व होती है, नॉन पोलर चीज नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगी, है ना। जैसे पानी के अंदर अल्कोहल मिसिबल होता है, क्यों? क्योंकि अल्कोहल भी पोलर है और पानी भी पोलर है। पर पानी के अंदर, वाटर के अंदर बेंजीन मिसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि बेंजीन नॉन पोलर है, टॉलिन नॉन पोलर है, वो पानी के साथ मिसिबल नहीं होगा। ऑयल पानी के साथ मिसिबल नहीं होगा, पर अल्कोहल पानी के साथ मिसिबल होता है। इसलिए लाइक डिसॉल्व्स लाइक, है ना। अब हमें इस चीज को एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दैट एग्जिस्ट इन सोल्यूशन। तो वही आप कहोगे कि जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, पोलर चीज पोलर के साथ इंटरैक्ट करेगी और नॉन पोलर चीज नॉन पोलर के साथ इंटरैक्ट करेगी। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स सच एज मास परसेंटेज, ppm, mole fraction and molality are independent of temperature. However, molarity is a function of temperature. Explain. तो देखिए मास परसेंटेज ले लो, ppm ले लो, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, कोई भी ले लो, किसी भी टर्म में इन मास परसेंटेज, ppm, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, इन चारों में से किसी भी टर्म में टेम्परेचर नहीं है ना। तो सॉरी, वॉल्यूम नहीं है, सारे के सारे क्या है? मास डिपेंडेंट क्वांटिटीज है। और किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से उसका मास में तो कोई चेंज नहीं आता, पर वॉल्यूम में जरूर चेंज आ जाता है। ठीक है। तो मोलारिटी क्या है? वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म है। मोलारिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो क्योंकि मोलारिटी वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म है तो मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से वॉल्यूम में चेंज आता है। बाकी सब टर्म्स कैसी होंगी? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट के एच। तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट बेसिकली हमारे सॉल्युबिलिटी को हेल्प करता है एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, उसको इंडिकेट करता है। कैसे? देखो, अगर तो प्रेशर कांस्टेंट है, अगर तो प्रेशर कांस्टेंट है तो के एच और सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। तो के एच बढ़ता है, सॉल्युबिलिटी घटेगी। अब के एच बढ़ता है टेम्परेचर के साथ, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो जो हमारा हेनरीज लॉ कांस्टेंट है वो हमें बताता है कि कैसे सॉल्युबिलिटी चेंज होगी विद चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाई आर एक्वेटिक स्पीशीज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर इन कंपैरिजन टू वार्म वाटर। तो देखो, हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीज होती है ना। तो क्यों ऐसा होता है? ऑब्वियसली गैस की एस्केप करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, गैस के मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, उनके पास सफिशिएंट एनर्जी होगी कि वो इंटरैक्शंस, अपने गैस मॉलिक्यूल्स के बीच के इंटरैक्शंस को तोड़ के इवेपोरेट हो जाए, है ना। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कोल्ड वाटर में गैसेस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, वार्म वाटर में गैस की सॉल्युबिलिटी कम होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एक्सप्लेन द फॉलोइंग फिनोमेना विद द हेल्प ऑफ हेनरीज लॉ। पेनफुल कंडीशन नोन एज पेंस, फीलिंग ऑफ वीकनेस एंड डिस्कम्फर्ट इन ब्रीदिंग एट हाई ऑल्टीट्यूड, एंड व्हाई सोडा वाटर बॉटल केप्ट एट रूम टेम्परेचर फिजेज ऑन ओपनिंग। तो अगर हम पहले की एक्सप्लेनेशन देखेंगे पेनफुल कंडीशन नोन एज पेंस क्या होती है, तो देखो होता क्या है, जब जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं ना, स्कूबा डाइवर्स जब बहुत नीचे जाते हैं ना पानी के अंदर, तो नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ता है तो होता क्या है कि अपने ब्लड के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, तो नाइट्रोजन गैस ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड के अंदर। पर वापस जब स्कूबा डाइवर वापस ऊपर भी तो आएगा, तो जब वापस ऊपर आता है पानी के सरफेस पर, तो वहां पर तो प्रेशर कम है। तो जो नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व हुई थी वो वापस बाहर निकलना शुरू करेगी, और बाहर निकलते निकलते कभी कभी बबल्स रह जाते हैं नाइट्रोजन के ब्लड में, और वो बबल्स एक पेनफुल कंडीशन क्रिएट करते हैं जिसको हम बोलते हैं बेंस। ठीक है, और उस कंडीशन में होता क्या है, हमारी जो कैपिलरीज हो जाती है ना वो ब्लॉक हो जाती है उन बबल्स की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है फीलिंग ऑफ वीकनेस एंड डिस्कम्फर्ट इन ब्रीदिंग एंड हाई ऑल्टीट्यूड। तो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना वो काफी लो होता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है तो सॉल्युबिलिटी भी ब्लड में ऑक्सीजन की लो हो जाएगी, कम ऑक्सीजन मिलेगा ब्रेन को, ब्रेन तक कम ऑक्सीजन जाएगा, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा वीक फील करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है व्हाई सोडा वाटर बॉटल केप्ट एट रूम टेम्परेचर फिजेज ऑन ओपनिंग। तो हमने पढ़ा है कि प्रेशर जितना, हेनरीज लॉ यही तो है, प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी उस गैस की इन लिक्विड। कौन सा प्रेशर? लिक्विड सोल्यूशन के ऊपर जो गैस का प्रेशर है। तो जब तक बॉटल बंद है तब तक तो प्रेशर बहुत ज्यादा है गैस के ऊपर, इसलिए सॉल्युबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। पर जैसे आप बॉटल खोलते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगने लग जाता है, गैस क्या होगा, गैस लिक्विड से एस्केप करने लगेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? फिजिंग। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाई इज द वेपर प्रेशर ऑफ एन aqueous solution of glucose lower than that of water। तो ग्लूकोज हमारा एक नॉन वॉलेटाइल सल्यूट है। ठीक है, तो इमेजिन करो ऐसे सरफेस ऑफ वाटर है। अब खाली जब वाटर होगा तो इवेपोरेट कौन करेगा? सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट करेंगे। पर अगर आप इसमें ग्लूकोज भी डाल दो तो सरफेस पर कुछ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स भी आएंगे अब, और वाटर के मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी सरफेस पर घट जाएगी। तो क्योंकि सरफेस पे ही कम वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो जब इवेपोरेट करेंगे तो वो भी कम इवेपोरेट होंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब भी एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हम ऐड करते हैं एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर, तो वेपर प्रेशर घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ डज स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट हेल्प इन क्लियरिंग द स्नो
covered roads in hilly areas. Explain the phenomena involved in the process. तो देखिए होता क्या है, जब हम बर्फ के ऊपर स्नो डालते हैं ना तो बर्फ मेल्ट करना शुरू कर देती है। क्या बोला मैंने? जब हम बर्फ के ऊपर नमक डालते हैं ना तो बर्फ स्नो मेल्ट करना शुरू कर जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आता है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट हमने पढ़ा है, जब भी एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आता है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आता है। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आने यानी कि पानी अब 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज नहीं करेगा, वो किसी कम टेम्परेचर पे फ्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया है। तो ये बहुत ही मतलब केमिकल एप्लीकेशन है हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, बहुत बड़े एप्लीकेशन है डे टू डे लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट इज सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन एक फिल्म टाइप होती है जिसके अंदर ना बहुत माइक्रो, बहुत छोटे 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 होल्स होते हैं और उन होल से सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स पास कर सकते हैं, सोल्यूट पार्टिकल्स पास नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन फॉर कैरिंग आउट रिवर्स ऑस्मोसिस। तो जनरली सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन आप सेल्यूलोज की बना सकते हो। ठीक, सेल्यूलोज एसिटेट होता है एक मतलब सेल्यूलोज का ही पॉलीमर, सेल्यूलोज एक पॉलीमर होता है, सेल्यूलोज का ही थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होती है, मॉडिफाई कर लेते हैं हम, तो क्या बन के आता है सेल्यूलोज एसिटेट, जिसकी आप एसपीएम यानी कि सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से हमारे क्वेश्चन शुरू होते हैं मैच द फॉलोइंग। तो देखते हैं पहला मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमें सैचुरेटेड, अच्छा कॉलम 1 कॉलम 2, पहला है सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें और सोल्यूट हम लोग ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन अ सोल्यूशन इन which contains maximum amount of solute that can be dissolved in a given amount of solvent at a given temperature। ठीक है, फिर बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जो किससे बना हुआ है, दो कंपोनेंट से बना हुआ है। सोल्यूशन विच इज मेड अप ऑफ ओनली टू कंपोनेंट्स। बाइनरी वर्ड का मतलब क्या होता है, टू। फिर आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसो मतलब होता है सेम, आइसोटोनिक सोल्यूशन, टॉनिक मतलब सॉल्यूट, आइसोटोनिक सोल्यूशन मतलब सेम कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूट। तो ऐसे दो सोल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो उनको क्या बोलते हैं हम, आइसोटोनिक सोल्यूशन। अगला हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपो का मतलब होता है कम, तो ऐसा सोल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सोल्यूशन से कम हो वो क्या होगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अगला सॉलिड सोल्यूशन। सॉलिड सोल्यूशन कैसा सोल्यूशन होगा, ऐसा सोल्यूशन जिसका फेस क्या हो, सॉलिड, जैसे हमारे एलॉयज। लास्ट हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सोल्यूशन से क्या हो, ज्यादा। ठीक है, तो यही सब चीजें, ये आंसर्स आपको इस स्लाइड पे मिल जाएंगे, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वापस से मैच द फॉलोइंग है। पहला है सोडा वाटर। सोडा वाटर मतलब आपका पानी के अंदर गैस डिजोल्व है, तो सोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, तो ए मैच हो रहा है फिफ्थ ऑप्शन से। ठीक है, अगला शुगर सोल्यूशन। शुगर क्या है, सॉलिड। सोल्यूशन बनाया, शुगर सोल्यूशन मतलब एक्वा सोल्यूशन होगा, तो शुगर सॉलिड इन लिक्विड का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर अलॉय होता है, तो इट इज अ सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट है एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैस इन गैस का सोल्यूशन होगा, तो डी का ऑप्शन हो गया 2। और फाइनली नेक्स्ट है हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम, तो ये हो गया गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल। गैस हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होता है ना, एड्जॉर्ब होता है ना मेटल्स पर, तो हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम किसका एग्जाम्पल हो गया, सोल्यूशन ऑफ गैस इन
सॉलिड का। ठीक है, तो इनके आंसर्स ये रहे। नेक्स्ट, मैच द लॉज गिवन इन कॉलम 1 विद एक्सप्रेशंस गिवन इन कॉलम 2। ओके, पहला है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या कहता था कि टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ टू एलिमेंट्स, और पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन इन वेपर, मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन फेज chi1 into its प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ कहता है पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड ओवर अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन सॉल्यूशन। नेक्स्ट, elevation in boiling point. Elevation in boiling point delta TB is equal to KB into molality. अगला, depression in freezing point delta TF is equal to KF times molality. और लास्ट में आता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पाई किसके बराबर होगा, CRT के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पिछले क्वेश्चन के आंसर्स है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। तो कॉलम 1 इज मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है, जो भी कंपोनेंट का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, यानी कि ए मैच होगा ऑप्शन 4 से। अगला देखते हैं, अगला है वॉल्यूम परसेंटेज। जैसे मास परसेंटेज था वैल्यू वॉल्यूम परसेंटेज होगा, तो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100। अगला मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होगा, फ्रैक्शन है तो ऊपर लिखेंगे हम मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। अगला मोलालिटी। मोलालिटी बराबर होता है मोलालिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। और फाइनली बच गया मोलारिटी। मोलारिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। होपफुली सारे फॉर्मूलाज आपको पहले से याद होंगे। बहुत बेसिक और सिंपल सा क्वेश्चन था ये, है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ क्वेश्चंस पे, जो कि है असर्शन एंड रीजनिंग। तो पहला क्वेश्चन है असर्शन का, मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इन लिक्विड स्टेट चेंजेस विद टेम्परेचर, जो कि एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि मोलारिटी होता है मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम चेंज होता है टेम्परेचर चेंज करने से। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर घटाओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो पहली स्टेटमेंट सही है। रीजन की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर, तो ये भी रीजन सही है। तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है व्हेन मिथाइल अल्कोहल इज एडेड टू वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस। एकदम सही बात है। पानी के अंदर आप मिथाइल अल्कोहल डालते हो तो ये मिक्सचर पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। पॉजिटिव डेविएशन क्यों, क्योंकि जब सिर्फ पानी था तो उनके पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जब आपने पानी के अंदर मिथाइल अल्कोहल ऐड कर दिया तो वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाएंगे। तो अब मिथाइल अल्कोहल और वाटर की जो इंटरैक्शंस हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी वाटर और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच की इंटरैक्शंस थी। तो ये मिक्सचर जल्दी इवेपोरेट होना चाहेगा। ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं हम पॉजिटिव डेविएशन वाला मिक्सचर, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, है ना। तो क्योंकि इसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। तो असर्शन एकदम सही है। रीजन कह रहा है व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू अ वॉलेटाइल सॉल्वेंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड। बिल्कुल सही बात है। अगर आप एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि बॉइलिंग के दौरान सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इवेपोरेट होते हैं। अब जब आपने उसके अंदर एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाल दिया तो सरफेस पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ साथ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट के भी मॉलिक्यूल्स होंगे।
जो कि इवेपोरेट तो होंगे नहीं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो इवेपोरेट होने थे वो घट गए, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो अजॉर्शन गलत है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट मिथाइल अल्कोहल के डालने से डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और रीजन वाली स्टेटमेंट सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन NaCl इज एडेड टू वाटर अ डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड। बिल्कुल सही बात है, अगर आप एक नॉन वॉलेटाइल सल्यूट ऐड करते हो एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्यों कम होता है? क्योंकि सल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अब ध्यान देना, फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन यही होती थी, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर हमारे सॉलिड का वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाए? सेम हो जाए। क्योंकि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है उसकी वजह से हमें एक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखने को मिलता है। तो अजॉर्शन सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजॉर्शन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है व्हेन अ सॉल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास थ्रू इट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड। बिल्कुल सही बात है, इस प्रोसेस को क्या बोलते थे हम? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स प्योर सॉल्वेंट की साइड से कहाँ जाते थे? सॉल्यूशन की साइड पे, है ना। रीजन देखते हैं। रीजन कह रहे हैं डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट अकर्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन टू अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन। रीजन भी करेक्ट है। अगर सोल्यूशन की लो कॉन्सेंट्रेशन है उसका मतलब क्या है? वहां पर सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है। तो वहां जहां सॉल्वेंट ज्यादा है वहां से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज होंगे किस तरफ? जहां पर सॉल्वेंट कम होगा, यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ, है ना। तो रीजन भी तो अजर्शन, मतलब रीजन एक तरह से अजर्शन वाली स्टेटमेंट ही है पर दूसरे टर्म्स में, दूसरे लैंग्वेज में बोला गया है। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है पर रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन, ठीक है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, विच ऑफ दीज मोड्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड व्हाई। तो हमें ये सब एक्सप्लेन करना है, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, ppm, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी और मोलालिटी। तो सिंपल इनके एक एक करके इनकी डेफिनेशंस देखते हैं। जैसे वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब है टोटल मास ऑफ सोल्यूशन में से कितना परसेंटेज ऑफ मास एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का है। तो मास परसेंट निकालने के लिए क्या करोगे? मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। नेक्स्ट देखते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सेम चीज, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में से कितना वॉल्यूम एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का है वो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम परसेंटेज, है ना। नेक्स्ट वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम क्या बताएगा कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में से कितना मास ऑफ सोल्यूट है या कितना मास ऑफ एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का है। नेक्स्ट पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है कि एक मिलियन में से उसकी क्वांटिटी कितनी है। जैसे परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से कितना, वैसे मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है एक मिलियन में से कितना। तो परसेंटेज कैसे निकालते थे? नीचे लिखते थे टोटल पार्ट्स, ऊपर लिखते थे पार्ट्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट और इनटू 100। अब मिलियन करने के लिए उसको 100 की जगह क्या लिख दोगे? 10 की पावर 6, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन होता है टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन में से कितने मोल्स एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के हैं। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो गया मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ ऑल दी कंपोनेंट्स। नेक्स्ट है हमारा मोलारिटी और मोलालिटी। मोलारिटी बताता है कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट हैं एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में। मोलालिटी बताता है कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, ठीक है। अब नेक्स्ट था विच ऑफ दीज मोड्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। देखो जहां जहां वॉल्यूम आएगा वो तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम
चेंज होता है विद चेंज इन टेम्परेचर, पर जहां जहां वॉल्यूम नहीं है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेंगे। चलिए, यानी कि हमारे कौन से इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, मोलालिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, और हमने क्या पढ़ा था, मोल फ्रैक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, और हमने क्या पढ़ा था, वेट बाय वेट, ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, हाँ, यूजिंग राउल्ट्स लॉ एक्सप्लेन हाउ द टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सोल्यूशन इज रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन द फॉलोइंग सोल्यूशंस। ठीक है, तो होता क्या है, राउल्ट्स लॉ से एक्सप्लेन करना है। तो हमें पता है राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर of a component over a solution is directly proportional to mole fraction of that component in the solution। और proportionality का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, जिसको हम P नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, P के ऊपर एक जीरो नॉट लिखते हैं। ठीक है, अब अगर हम दो सोल्यूशन को मिक्स करते हैं, दो कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं, तो वो जो सोल्यूशन बना उसका जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो होगा दोनों कंपोनेंट्स के पार्शियल वेपर प्रेशर्स का सम, P1 प्लस P2। P1 को हम लिख सकते हैं Chi1 P1 नॉट, P2 को हम लिख सकते हैं Chi2 P2 नॉट। और Chi1 और Chi2 में भी हमें रिलेशन पता है, क्यों, क्योंकि सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन कितना होता है, 1। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा NaCl और वाटर। अब NaCl और वाटर को अगर आप मिक्स करोगे तो NaCl तो नॉन वॉलेटाइल है, उसका तो कुछ वेपर प्रेशर होगा नहीं, तो सोल्यूशन का जो भी प्रेशर बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से बनेगा, पानी की वजह से, है ना। तो प्रेशर ऑफ सोल्यूशन P किसके बराबर होगा, P1, और P1 जहां 1 सबस्क्रिप्ट में वाटर के लिए यूज कर रही हूँ, और P1 किसके बराबर होगा, Chi1 P1 नॉट के। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे एक्सप्लेन द टर्म्स आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस इन द लाइट ऑफ फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शंस ऑपरेटिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड सॉल्यूशंस। तो देखिए, अगर हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात करें तो आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो राउल्ट्स लॉ को हर कॉम्पोजिशन पे फॉलो करे। मतलब अगर आप थियोरेटिकली राउल्ट्स लॉ से वेपर प्रेशर निकालोगे आइडियल सॉल्यूशन का, तो वो मैच करेगा किससे, हमारे एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर से। और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनमें हमारा राउल्ट्स लॉ का वेपर प्रेशर से हम जो थियोरेटिकली निकालेंगे टोटल प्रेशर, वो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर से मैच नहीं करेगा। एक्सपेरिमेंटली या तो ज़्यादा आ सकता है या फिर कम आ सकता है। अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा आया तो ऐसे को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, अगर वेपर प्रेशर कम आया तो इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, एक जो पॉजिटिव डेविएशन दिखा सकते हैं, एक जो नेगेटिव डेविएशन दिखा सकते हैं। अब पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब है, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि वो मॉलिक्यूल्स, ग्राफ में अगर ग्राफ को ध्यान से देखो तो पॉजिटिव डेविएशन में जो आइडियल से वेपर प्रेशर आना चाहिए था, डॉटेड लाइन जो है वो आइडियल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है, उससे ज़्यादा आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि जब आपने दो कंपोनेंट्स को मिक्स किया, अब वो दो कंपोनेंट्स के बीच की इंटरैक्शंस अच्छी नहीं है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। इनफैक्ट पहले ज़्यादा अच्छे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में थे। फॉर एग्जाम्पल, आप वाटर के अंदर मिथाइल अल्कोहल को मिक्स करो, तो जब खाली वाटर था, प्योर वाटर था, तो वाटर और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी। पर जैसे आपने मिथाइल अल्कोहल मिक्स किया तो वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट गई। ऐसे में मिथाइल अल्कोहल और वाटर साथ में नहीं रहना चाहेंगे, तो वो जल्दी इवेपोरेट होंगे, उनका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं हम नॉन आइडियल सोल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सोल्यूशन। यही अगर आप वाटर और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर लो, तो वाटर और नाइट्रिक एसिड को साथ में मिक्स करने से उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग और अच्छी हो जाती है इन कंपैरिजन टू जो वाटर और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में थी, या नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल्स के बीच में थी। तो क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी हो गई तो ये अब साथ में रहना चाहेंगे,
और ये कैसा डेविएशन दिखाएंगे, नेगेटिव डेविएशन। तो इनका टोटल वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ के कंपैरिजन में घट जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन प्योर इथेनॉल बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। व्हाट, अच्छा पहले इस क्वेश्चन को आंसर दे देते हैं। क्यों, क्योंकि जब आप प्योर इथेनॉल और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करने वाले हो ना, अच्छा प्योर इथेनॉल मतलब इथेनॉल को सेपरेट करते हैं तो उसमें ना वाटर इम्प्योरिटी रहता है। तो जब आप प्योर इथेनॉल और वाटर को सेपरेट करने जाते हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, तो धीरे धीरे डिस्टिलेशन के करवाते करवाते एक पॉइंट आता है जिसमें प्योर इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर एजियोट्रोपिक मिक्सचर बन जाता है। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब इसका क्या मतलब है, तो यूजुअली जब आप दो चीज़ों को मिक्स करते हो, एक मिक्सचर बनाते हो, तो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में आना चाहिए। पर अगर एक स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन में आपने मिक्सचर बनाया, जैसे इथेनॉल और वाटर का आप लो 95% इथेनॉल इन वाटर, ऐसा मिक्सचर बनाओ, तो वो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर होता है। मतलब वो मिक्सचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉईल करता है, रेंज ऑफ टेम्परेचर पे बॉईल नहीं करता। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉईल करने वाले मिक्सचर को हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं। नेक्स्ट, ऐसे कह रहे हैं कि कितने तरह के एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स होते हैं, तो दो तरह के एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स होते हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप और एक मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप वो दिखाते हैं जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, यानी कि नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन दिखाते होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। वही मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स होते हैं जो राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन केप्ट इन वाटर रेजिन स्वेल्स इन साइज। बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि रेजिन के अंदर पानी की क्वांटिटी बहुत कम है, पानी बाहर बहुत ज़्यादा है, तो ऑस्मोसिस के थ्रू पानी बाहर से अंदर चला जाता है जिसकी वजह से रेजिन स्वेल कर जाता है। तो प्रोसेस कौन सा है, फिनोमेना कौन सा है, ऑस्मोसिस। अब वो कह रहे हैं गिव 3 एप्लीकेशंस ऑफ दिस फिनोमेना। तो आप कोई भी 3 एप्लीकेशंस दे सकते हो। जैसे एक बेसिक एप्लीकेशन है कि भाई प्लांट्स के अंदर पानी रूट्स में से कैसे आता है, सॉइल से रूट्स कैसे जाता है, वाया द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। और रूट से ऊपर स्टेम तक भी कैसे जाता है, वाया द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, अगला डिस्कस बायोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ ऑस्मोसिस। तो ये कुछ बायोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, आप देख के लिख सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं सीबीएसई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है ये, है ना। तो 2 एग्जाम्पल्स तो हमने अभी पीछे ही देखे ऑस्मोसिस के, वही चीज़ आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ कैन यू रिमूव द हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट लेयर ऑफ द एग विदाउट डैमेजिंग इट्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो कैल्शियम कार्बोनेट एग की जो लेयर होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट एक बेस है। तो अगर आपको बेस को डिसॉल्व करना है, रिमूव करना है, तो आप इसको किस में ऐड कर दोगे, एसिड में। तो हम क्या यूज़ करते हैं, एक मिनरल एसिड जैसे HCl, उसमें डाल देते हैं। तो अब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो रह जाएगी, पर आउटर कवरिंग जो है वाइट कलर की एग की वो रिमूव हो जाएगी। अब वो कह रहा है कैन दिस एग बी इंसर्टेड इनटू अ बॉटल विद अ नैरो नेक विदाउट डिस्टॉर्टिंग इट्स शेप। बिल्कुल कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम ये है एग का साइज बहुत बड़ा है और बॉटल बहुत छोटी सी होगी, तो हमें एग को छोटा करना पड़ेगा। अब एग को श्रिंक करने के लिए हमें चाहिए कि एग के अंदर से जो वाटर है वो बाहर आ जाए। तो हम एग को कहाँ रख देंगे, एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख देंगे। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखने का मतलब है कि बाहर पानी की क्वांटिटी कम है, अंदर एग के अंदर पानी ज़्यादा है, तो एग के अंदर से पानी बाहर जाएगा। ठीक है, अब आप उस श्रिंक हुए एग को आसानी से एक नैरो नेक वाली बॉटल में इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है वो क्या है, ऑस्मोसिस। ठीक, चलिए
नेक्स्ट, why is the mass determined by measuring a colligative property in case of some solutes abnormal? Discuss it with the help of Van't Hoff factor. तो होता क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन ये है, ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे, है ना। अब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कभी कभी किन्हीं किन्हीं केसेस में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे NaCl ले लो, हमने तो NaCl डिजोल्व किया था कि भाई NaCl जैसा रहेगा, मतलब आप 1 मोल NaCl डिजोल्व कर रहे हो तो कितने सॉल्यूट के पार्टिकल्स मिले, 1 मोल, है ना। पर एक्चुअली में होता क्या है, NaCl को जब पानी में डिजोल्व करते हैं तो वो टूट जाता है, Na+ और Cl- आयंस देता है। तो हमने एक्सपेक्ट किए थे कि कितने सॉल्यूट के पार्टिकल्स मिलेंगे, 1 मोल, पर एक्चुअली में मिले कितने, 2 मोल, है ना। तो हमें करेक्शन फैक्टर हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है हमारा सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएट हो जाए, या फिर हो सकता है हमारा सॉल्यूट पार्टिकल डिसोसिएट हो जाए। जैसे NaCl है, NaCl डिसोसिएट हो जाता है Na+ Cl- आयंस में, है ना। तो उस करेक्शन फैक्टर को हम बोलते हैं वैंट हॉफ फैक्टर, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल आई से। अब आई का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ आयंस या टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। या फिर आई आप ऐसे निकाल सकते हो, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। या फिर मास के टर्म्स में कैसे निकाल सकते हो, एक्सपेक्टेड मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, एबनॉर्मल मोलर मास मतलब वो वाला मोलर मास जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो गया। एक्सपेक्टेड मोलर मास कौन सा, जो हमने विदाउट एसोसिएशन या डिसोसिएशन एक्सपेक्ट किया था। ठीक है, तो ये थे सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस चैप्टर के। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हैं, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्यूशंस वाले चैप्टर की ही बैक एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग।